पिछले क्लास में जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या होगा? पिछले क्लास में ये जो क्वेश्चन था, एक कॉनकेव मिरर, एक प्लेन मिरर, इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? आंसर बताइए, आंसर बताइए। आवाज़ जा रही है? आवाज़ जा रही है? आवाज़ जा रही है? आवाज़ जा रही है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। पिछले क्लास का ये क्वेश्चन था कि दो मिरर है, एक मिरर है M2 यहाँ पे, जिसका पोल यहाँ पे मिड पॉइंट हो गया, और यहाँ पे एक प्लेन मिरर M1, और दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। मतलब इसके पोल से, इसके पोल के सीध में यहाँ पे जाइए, और यहाँ से मिरर M1 तक का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज़ 20 सेंटीमीटर। मतलब फर्स्ट मिरर के पोल और सेकंड मिरर के बीच का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। पोल से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए, बीच में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O दिखा दीजिए, और प्लेन मिरर से इसका डिस्टेंस है 10 cm। ठीक है, तो इधर से यहाँ तक, से यहाँ तक 10 cm होगा, और टोटल 20 cm है। तो ये ऑब्जेक्ट इसके पोल से कितने डिस्टेंस पे हो जाएगा? तो ये भी हो जाएगा, दिस इज़ 10 cm। और क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड इमेज आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस। दो रिफ्लेक्शंस के बाद इमेज बताइए। ठीक है, फाइंड इमेज आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस। दो रिफ्लेक्शन के बाद इमेज बताइए। इफ़ फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑकर्स एट M1, अगर पहला जो रिफ्लेक्शन है वो M1 से होता है। इफ़ फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑकर्स एट M1, पहला रिफ्लेक्शन अगर M1 से होता है, तो दो रिफ्लेक्शन के बाद इमेज बताइए कहाँ पे बनेगा। ठीक है, देखिए ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने प्लेन मिरर में सॉल्व किया था। तो प्लेन मिरर में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था कि दो प्लेन मिरर इस प्रकार है, एक प्लेन मिरर यहाँ पे, दूसरा प्लेन मिरर यहाँ पे, दोनों के बीच एक ऑब्जेक्ट रख देते थे तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता था। मतलब लाइट पहले इस मिरर पे गया, इस मिरर से टकरा के इस मिरर पे गया, इस मिरर से फिर टकरा के इस मिरर पे आया। मतलब इस लाइट का मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता था, और मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने से इनफाइनाइट इमेज का फॉर्मेशन होता था। ठीक है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने से इनफाइनाइट इमेज का फॉर्मेशन होता था। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता था। लाइट इस मिरर पे टकराया, इस मिरर से टकरा के इस मिरर पे गया, फिर इससे टकरा के उस मिरर पे गया, फिर उस मिरर पे गया, फिर उस मिरर पे गया। इस तरह से लाइट का रिफ्लेक्शन बार बार होता था, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होता था, और मल्टीपल रिफ्लेक्शन से यहाँ पे इनफाइनाइट इमेजेस का फॉर्मेशन होता था। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो मिरर है और दोनों मिरर का एक कॉम्बिनेशन है। एक मिरर आपका कॉनकेव मिरर है, दूसरा मिरर प्लेन मिरर है, और इसके पोल से इस मिरर का जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन होगा, वहाँ पे क्वेश्चन से मैच करिए कि कॉनकेव मिरर से प्लेन मिरर का जो डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, और दोनों मिरर के बीच में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O रखा गया है जो प्लेन मिरर से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। क्वेश्चन में एक कॉनकेव मिरर है और एक प्लेन मिरर है। ठीक है, दो मिरर है, एक कॉनकेव मिरर और एक प्लेन मिरर, और दोनों मिरर जो है वो इस प्रकार रखा गया है कि पोल से इस मिरर का डिस्टेंस 20 cm है, और पोल से मिरर का डिस्टेंस 20 cm है। ठीक है, पोल से मिरर का डिस्टेंस 20 cm है, और ऑब्जेक्ट जो है वो इस मिरर से 10 cm पर है और इस मिरर से भी 10 cm पर है, और कह रहा है कि फाइंड इमेज आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस। दो रिफ्लेक्शन के बाद इमेज बताइए। इफ़ फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑकर्स एट M1, फर्स्ट रिफ्लेक्शन M1 पे हो रहा है, तो आप इसको डायग्राम में दिखाइए। फर्स्ट रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है? M1 से। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन अगर M1 से हो रहा है तो यहाँ से लाइट पहले M1 पे गिरा दीजिए, फर्स्ट रिफ्लेक्शन M1 पे हुआ ऐसे। ठीक है, यदि आपको समझना है तो ऑब्जेक्ट से दो रे लीजिए। एक रे मैंने ले लिया ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के डायरेक्शन में ऐसे, तो ये रे मिरर पे नॉर्मली गिरी तो ये इसी डायरेक्शन में लौट गई। तो एक रे तो ऐसे गई और टकरा के इसी डायरेक्शन में लौट गई, और एक रे यहाँ पर इंसिडेंट हुई तो एक रे यहाँ पर इंसिडेंट हुई, तो यहाँ पे एक नॉर्मल डाला जाएगा, और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के ये रे यहाँ से ऐसे लौट जाएगी। ठीक है, तो अगर इस मिरर को लीजिएगा तो इस मिरर पे यहाँ पे फर्स्ट रिफ्लेक्शन हो रहा है। सपोज़ करिए एक रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई, फिर ऐसे लौट गई, और एक रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई, इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई।
मैंने आपको बताया था कि आने वाली रे के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ऑब्जेक्ट कहते हैं और जाने वाली रे के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इमेज कहते हैं। तो इस प्लेन मिरर के लिए ये आने वाली रे है और ये जाने वाली रे है। प्लेन मिरर के लिए आने वाली रे है और ये जाने वाली रे है। और इस जाने वाली रे और इस जाने वाली रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पीछे कहीं पे होगा, तो यहाँ पे इमेज बनेगा। और यह इमेज कौन बनाएगा? तो यही इमेज बनाएगा प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर एक इमेज बनाएगा फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद। जब फर्स्ट रिफ्लेक्शन होगा तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर से हो रहा है, तो प्लेन मिरर एक इमेज बनाएगा। और हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पे आगे होता है, प्लेन मिरर उतने ही डिस्टेंस पर पीछे इमेज बनाता है। तो 10 cm आगे ऑब्जेक्ट है तो ये 10 cm पीछे इमेज बना देगा। अब सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद इमेज पूछ रहा है, फाइंड इमेज आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस। अब जब लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होगा, अब देखिए ये रे ऐसे जाएगी, टकराएगी, टकरा के यहाँ लौटेगी, लौटने के बाद फिर यहाँ टकराएगी, टकराने के बाद लौटेगी, और ये रे अब यहाँ पे इंसिडेंट होगी। तो अब यहाँ से फिर रिफ्लेक्शन होगा। अब इस मिरर को देखिए, इस मिरर को क्या लगेगा? इस मिरर के लिए ये आने वाली रे है, और इस मिरर के लिए ये भी आने वाली रे है। और आने वाली रे के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो इस मिरर के लिए ये आने वाली रे और इस मिरर के लिए ये भी आने वाली रे, और इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आई पर है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट आई हो जाएगा। इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट आई हो जाएगा, ठीक है। यानी प्लेन मिरर के लिए जो इमेज है, जो प्लेन मिरर के लिए इमेज है, ध्यान रखिए, बहुत मार्केबल पॉइंट है। और यही ऑप्टिक्स की सुंदरता है। ऑप्टिक्स की खूबसूरती यही है कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका जो इमेज है वो इसका ऑब्जेक्ट है। किसी का वो इमेज है, किसी का वो इमेज है, ठीक है, किसी का वो इमेज है, लेकिन दूसरे का वो ऑब्जेक्ट है नहीं। जैसे सपोज करिए कोई किसी का बेटा है लेकिन दूसरे का बाप है, तो कोई किसी का बेटा है लेकिन दूसरे का वो बाप है। उसी तरह से ये जो है इसका इमेज है लेकिन उसका ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है ना? यानी कहने का सेंस ये हुआ कि वो जो है, मतलब जो प्लेन मिरर का इमेज है वो कॉनकेव मिरर के लिए क्या हो गया? तो कॉनकेव मिरर के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपसे ऑप्टिक्स का मल्टीपल रिफ्लेक्शन का सॉल्व होगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि जो इस प्लेन मिरर का इमेज है, जो इस प्लेन मिरर का इमेज, या तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये एक मिरर है। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए कि ये एक मिरर है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे अगर एक ऑब्जेक्ट है तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन कहाँ पे हो रहा है? क्वेश्चन में देगा कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन कहाँ पे हो रहा है? M1 पे हो रहा है। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन अगर M1 पे हो रहा है, ध्यान दीजिए, तो हमको यहाँ से लाइट पहले किस पर गिराना पड़ेगा? तो पहले M1 पे गिराना पड़ेगा। मैंने दो रे गिराया है ताकि आपको इमेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एक बार आपको इमेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन का अगर आप रूट समझ जाइएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुआ, लाइट इंसिडेंट होने के बाद यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो गया, लाइट रिफ्लेक्ट होकर इस पर आएगा। और यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुआ तो यहाँ पे नॉर्मल डाली और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के लाइट फिर रिफ्लेक्ट हो गया। तो इस मिरर के लिए आने वाली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट, जाने वाली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इमेज, तो ओ का जो इमेज बन गया वो आई पे बन गया, ठीक है। तो मिरर M1 के लिए ओ ऑब्जेक्ट हो गया और आई इमेज हो गया। अब सेकंड मिरर को लीजिए, तो सेकंड मिरर को लीजिएगा तो इसको देखिए, इस मिरर पर ये आने वाली रे है और इस मिरर पर ये आने वाली रे है, और आने वाली रे का जहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो पीछे बढ़ाइए, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो कॉनकेव मिरर के लिए आई हो गया ऑब्जेक्ट, मतलब जो इसका इमेज है वो उसका ऑब्जेक्ट है। ये बहुत मार्केबल पॉइंट है। और यदि आप इस पॉइंट को याद कर लिए तो आप मल्टीपल रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन में नहीं फंसने वाले हैं, और पूरे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का आपका काम इस कॉन्सेप्ट पे होगा। कॉन्सेप्ट क्या हुआ? कॉन्सेप्ट ये हुआ कि जो फर्स्ट मिरर के लिए इमेज होगा, जो फर्स्ट मिरर के लिए इमेज होगा वो सेकंड मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होगा। जो फर्स्ट मिरर के लिए इमेज होगा वो सेकंड मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होगा। इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो फर्स्ट मिरर के लिए इमेज होगा, जो फर्स्ट मिरर के लिए इमेज होगा, जो फर्स्ट मिरर के लिए इमेज होगा वो सेकंड मिरर के लिए इमेज होगा, वह सेकंड मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होगा, सेकंड मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होगा। अब आइए क्वेश्चन बनाते हैं। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है और रे डायग्राम भी ज़्यादा नहीं बनाना है, बस इतना कॉन्सेप्ट के लिए बनाना है।
नाउ रिटर्न बैक टू दी क्वेश्चन पे लौटते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था कि फाइंड इमेज आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस इफ फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑकर्स एट m1। अगर पहला रिफ्लेक्शन m1 से हो रहा है तो 2 रिफ्लेक्शन के बाद इमेज बताइए। ठीक है, तो चूंकि फर्स्ट रिफ्लेक्शन m1 से हो रहा है, इसका मतलब ये हम समझेंगे कि पहले हमको लाइट किसके ऊपर इंसिडेंट कराना है? m1 के ऊपर इंसिडेंट कराना है, और जब रिफ्लेक्शन होगा तो इमेज बनेगा, जब रिफ्लेक्शन होगा तब इमेज बनेगा। तो पहला इमेज कौन बनाएगा? तो पहला इमेज m1 बनाएगा। पहला इमेज कौन बनाएगा? m1 बनाएगा। ठीक है, दूसरा इमेज कौन बनाएगा? m2 बनाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और सोचिए कि सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद भी कहानी ख़त्म नहीं होगी। सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद भी m2 से लाइट रिफ्लेक्ट होकर m1 पे गिरेगा, तो थर्ड रिफ्लेक्शन फिर m1 पे होगा, फिर फोर्थ रिफ्लेक्शन m2 पे होगा। मतलब ये प्रोसेस चलता रहेगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा। कहने का मतलब इमेज पहले ये बनाएगा, फिर ये बनाएगा, फिर ये बनाएगा, फिर ये बनाएगा, सिलसिला चलता रहेगा। बट आपसे पूछा गया कि 2 रिफ्लेक्शन के बाद इमेज बताइए, तो आप 2 रिफ्लेक्शन पे जाके आपको रुक जाना है, आपको 2 रिफ्लेक्शन के बाद जाके रुक जाना है। क्वेश्चन पूछने वाला बहुत आपको परेशान करेगा, उसको बहुत परेशान करने का इंटेंशन होगा, तो आपसे 3 रिफ्लेक्शन के बाद इमेज पूछेगा। वैसे बहुत कम चांस है कि आपसे वो 3 रिफ्लेक्शन के बाद इमेज पूछेगा, वो आपसे नॉर्मली 2 रिफ्लेक्शन के बाद ही इमेज पूछेगा। ठीक है, पूछना चाहे तो 3 रिफ्लेक्शन के बाद भी कभी कभी लोग इमेज पूछ देते हैं। ठीक है, बट 2 रिफ्लेक्शन मान के चलिए कि 2 रिफ्लेक्शन के बाद इमेज पूछेगा। तो पहले सोचिए, पहले इमेज कौन बनाएगा? तो पहले m1 बनाएगा, और m1 बनाएगा तो m1 से 10 cm आगे ऑब्जेक्ट है, तो इमेज 10 cm पीछे बन जाएगा। ये हम अपने मन में कर लिए, इस चीज़ को मैंने अपने मन में कर लिया कि m1 से 10 cm आगे ऑब्जेक्ट है, तो m1 अपने 10 cm पीछे इमेज बना देगा। हो गया, मैंने मन में कर लिया। उसके बाद मैंने क्या बताया कि जो m1 का इमेज होगा वो m2 का ऑब्जेक्ट होगा। तो अब हमको m2 का सॉल्व करना है, क्योंकि m2 एक कॉनकेव मिरर है। अब कॉनकेव मिरर में तो हम बिना फार्मूला के सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो अब m2 को ले लीजिए, तो हम यहाँ लिखना शुरू करेंगे डायरेक्ट m2 से। m1 का काम तो अपने मन में कर लेंगे कि m1 से 10 cm आगे ऑब्जेक्ट है, तो m1 10 cm पीछे इमेज बना देगा। अब m1 जो इमेज बनाएगा वो m2 के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। m1 जो इमेज बनाएगा वो m2 के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो m2 के लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब आप सोच के बताइए कि m2 के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया? इसका जो इमेज है, ये इमेज वो उसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताइए, सोच के बताइए। इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा? सोच के बताइए। ठीक है, आप बताते रहेंगे, मुझे भी पता चलेगा आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताइए m2 के लिए। इस वीडियो को YouTube पे डाल दीजिए। 30 सेंटीमीटर गुड्डू कुमार बता रहे हैं। ठीक है, YouTube पे तो डालेंगे, बट सुनिए आप ध्यान से। हाँ 30 बता रहे हैं। ठीक है, 30 बता रहे हैं, YouTube पे डाल देंगे। ठीक है, बट इसको आप जिनको दिख रहा है वो समझिए कि इसका जो डिस्टेंस होगा वो 10 + 10 + 10, यहाँ पोल से डिस्टेंस मापेंगे, 10 + 10 + 10 30 होगा। एक चीज़ और मुझे बताइए कि 30 प्लस में लिखें कि 30 माइनस में लिखें? इस 30 को प्लस में लिखें कि माइनस में लिखें? ये जो यू 30 लिखे, इसको प्लस में कि माइनस में? क्या सोच रहे हैं? u को +30 कि -30? u को +30 लिखा जाए मिरर के लिए कि -30 लिखा जाए, नेगेटिव लिखा जाए? गुड्डू बोल रहे हैं नेगेटिव लिखा जाए। ठीक है, राइट आंसर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मिरर के आगे नेगेटिव, मिरर के आगे नेगेटिव और मिरर के पीछे पॉजिटिव। तो ये जो कॉनकेव मिरर है, इस कॉनकेव मिरर के आगे ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मिरर के आगे, इस मिरर को यहाँ से अपने मन में गायब कर दीजिए। इस मिरर को अगर गायब कर दीजिएगा तो आपको ये ऑब्जेक्ट यहाँ से 30 पे दिखेगा मिरर के आगे, तो u का मान हो गया -30, उसके बाद से -30, उसके बाद अब हम लिखेंगे फोकल लेंथ। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना गिवन है? इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है 40 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो इस मिरर का दिया हुआ है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ जो होगा इसका वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और चूंकि कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, गोला इधर बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, फोकस इधर होगा। ठीक है, तो मिरर के आगे नेगेटिव होता है, तो u हो गया -30, अब फोकल लेंथ हो गया -20। पूछ रहा है कि कहाँ पे सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद इमेज बनेगा, v बताना है। मैंने आपको बताया था v बराबर, इसको यूज़ करिए uf/u - f, टाइम बचता है, शॉर्टकट है। u का मान कितना हुआ? -30, f का मान -20, u का मान -30 - f का मान -20। ये हो गया माइनस, ये प्लस हो गया, तो ये हो गया 30 × 20 डिवाइडेड बाई
-30 + 20, 20 में से 30 गया, -10, 0 0 कट गया, दिस इज़ -60 सेंटीमीटर। और -60 क्या बता रहा है कि इमेज जो बन रहा है वो मिरर के आगे बन रहा है, नेगेटिव साइन इमेज मिरर के आगे बन रहा है। तो ये जो कॉनकेव मिरर है, इमेज इसके आगे बनेगा, तो यहाँ से यहाँ तक 30 होगा और 30 जाइएगा तो 60 हो जाएगा। मतलब इस मिरर से 60 सेंटीमीटर आगे सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद इमेज पूछेगा। बस इतना ही पूछ रहा है, और इतना ही पूछ रहा है तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन मतलब अगर आप फील कर रहे हैं, बात को फील कर रहे हैं तो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी पूछे 2 रिफ्लेक्शन के बाद इमेज, तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन कहाँ पे कराना है। जब जब रिफ्लेक्शन होगा तब तब इमेज होगा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ सिर्फ 2 ही रिफ्लेक्शन नहीं होगा, 2 के बाद तीसरा रिफ्लेक्शन भी होगा प्लेन मिरर से, फिर इमेज बनेगा, फिर चौथा रिफ्लेक्शन होगा। मतलब ये रिफ्लेक्शन होगा, डिफरेंट बार रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो अगर हम पूछें कि बताइए कि 2 रिफ्लेक्शन के बाद इमेज कहाँ बनेगा, तो पहले हम मिरर M1 को लेते हैं। तो मिरर M1 से 10 cm आगे ऑब्जेक्ट है, तो इमेज 10 cm पीछे बन गया। अब यह जो इमेज बन गया, फर्स्ट मिरर का जो इमेज हो गया वो सेकंड मिरर का ऑब्जेक्ट हो गया। तो सेकंड मिरर के लिए U का मान -30, फोकल लेंथ -20, V का मान निकाल लीजिए। ये हो गया सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद इमेज। ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आप बनाइएगा इसी कॉन्सेप्ट पर, क्वेश्चन 2 बनाइएगा। आज भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सेंड किया है इस पर, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आप सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व करिएगा। 4 क्वेश्चन है, उसको आप सॉल्व कीजिएगा। अब हम आपको सिखा रहे हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन, हम आपको सिखा रहे हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन। क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे आपको क्वेश्चन का आंसर सेंड बता देंगे, किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इसके बाद हम पढ़ रहे हैं द नेक्स्ट टॉपिक इज लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन। द नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन या लीनियर मैग्नीफिकेशन। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन बोलिए या इसको बोलिए लीनियर मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन क्या है या लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या है? देखिए, ये जो पेन है, इस पेन में 2 चीज़ है। एक तो इस पेन के पास लेंथ है, दूसरा इस पेन के पास हाइट है। जब हम बोलते हैं कि इस पेन का हाइट, इस पेन का हाइट, तो इस पेन को ऐसे रखना पड़ेगा। जब हम बोलेंगे इस पेन का लेंथ, तो इस पेन को ऐसे रखना पड़ेगा। लेंथ और हाइट में डिफरेंस है, ऐसे रखेंगे तो लेंथ बोलेंगे, ऐसे रखेंगे तो हाइट बोलेंगे। ठीक है, हाइट ऑफ पेन, लेंथ ऑफ पेन। एक जिंदा आदमी से हम क्या पूछते हैं? उसका हाइट पूछते हैं, आदमी जिंदा है। जिंदा आदमी से पूछते हैं व्हाट इज़ योर हाइट, 6 फीट, 5 फीट, 4 फीट। तो एक जिंदा इंसान से लोग हाइट पूछते हैं। लेकिन जो आदमी मर जाता है, तो मरा हुआ इंसान तो खड़ा नहीं होता है, तो मरे हुए इंसान का हम लेंथ मापते हैं। आदमी जब मर जाएगा तो मरे हुए इंसान का हम लेंथ मेज़र करते हैं। जब वो ज़िंदा होता है तो उसका हाइट मेज़र करते हैं। ठीक है, आज जब भी आप हाइट मेज़र करते हैं तो क्या होता है? खड़े हो जाते हैं, खड़ा होकर हाइट मेज़र करते हैं। ऐसा तो नहीं होगा लेट के तो हाइट नहीं मेज़र कर सकते हैं। हाइट हम लोग लेट के मेज़र नहीं करते हैं, हाइट खड़े होकर मेज़र करते हैं। मैंने जो आपको पहले मैग्नीफिकेशन बताया था, वो मैग्नीफिकेशन था हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने जो पहले मैग्नीफिकेशन बताया था वो क्या था? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हम वहाँ हाइट क्यों बोलते थे? हम वहाँ पे हाइट इसलिए बोलते थे कि मेरा जो ऑब्जेक्ट था वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर खड़ा होता था, इंसान की तरह खड़ा होता था। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता था, हाइट ऑफ इमेज होता था। और हाइट ऑफ इमेज को जब हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड कर देते थे तो एक मैग्नीफिकेशन निकल के आता था। उस मैग्नीफिकेशन को कहा जाता है ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। दैट मैग्नीफिकेशन इज कॉल्ड ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। नाम याद कीजिए, दैट मैग्नीफिकेशन इज कॉल्ड ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। यानी कि जब हाइट ऑफ इमेज को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड करते हैं तो वो ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन होता है। लेकिन अब सपोज करिए कि अगर हम लोग मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पे खड़ा होने के बजाय प्रिंसिपल एक्सिस पे लेट जाएं तो क्या होगा? इमेजिन करिए कि मेरे पास एक मिरर है और इस मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पर हम लेट चुके हैं। जैसे मान लीजिए कि ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, बीच में फोकस हो गया, और सपोज करिए कि एक आदमी यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसे लेट गया। पहले वो खड़ा था, अब ये लेट गया। अब जब लेट गया आदमी जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेट चुका है, तो अब इस इंसान को हाइट नहीं है। मान लीजिए कोई मुर्दा इंसान है, प्रिंसिपल एक्सिस पे, मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पे लेटा हुआ है।
अब इस इंसान के पास हम हाइट नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कि लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से यहाँ तक ये जो चीज़ होगा, दिस इज़ नॉट कॉल्ड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज़ कॉल्ड लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये मिरर इसका इमेज बनाएगा, इस मरे हुए इंसान का इमेज इस मिरर में बनेगा। तो मिरर में इमेज बनेगा तो हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो चीज़ होती है उसका इमेज वहीं बन जाता है। तो इस पॉइंट का इमेज, उसका जो पैर है वो यहाँ पे है, तो पैर का इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। साथ में हम ये भी जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज उल्टा बनता है और सेम साइज़ का बनता है। तो ये जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसके पैर का इमेज उल्टा बनेगा। उल्टा बनने का मतलब हुआ कि प्रिंसिपल एक्सिस के ये ऊपर है तो पैर का इमेज यहाँ नीचे बनेगा। सिर का इमेज कहाँ बनेगा, तो हेड जो है सी और एफ के बीच है तो इमेज सी और इन्फिनिटी के बीच बनेगा, तो इधर कहीं पे इमेज यहाँ पे बनेगा। और वो इस इंसान का इमेज ऐसे कुछ बनेगा, ऐसे उस इंसान का कुछ इमेज बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, दिस इज़ कॉल्ड लेंथ ऑफ इमेज। तो ये हो गया लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट और ये हो गया लेंथ ऑफ इमेज। अब लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन किसको बोलते हैं, तो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन को डिफाइन करते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन बराबर लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आया? यानी कि एक हो गया आपका ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन, तो ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा हो गया लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन, एंड लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन इज लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट और लेंथ का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए। हाइट तब आती है जब हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर खड़े होते हैं, लेंथ तब आती है जब हम प्रिंसिपल एक्सिस पे लेट जाते हैं। और इस केस में उल्टा इमेज बनने का मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेटा हुआ है और उसका इमेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है तो हम बोलेंगे कि इमेज जो है वो उल्टा बना हुआ है, ठीक है। क्या आपको इतना समझ में आया? तो एक क्वेश्चन से क्लियर किया जाए, बोलिए क्वेश्चन इतना आपको समझ में आया? कॉन्सेप्ट आपको इतना समझ में आया? लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन से इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते हैं। इसमें तो कोई स्क्रीनशॉट लेने जैसा चीज़ नहीं है, मिटाते हैं, आपके नोट्स में लिखा हुआ है। तो याद रखिए कि ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन क्या है, तो ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन क्या है, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन इज लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए लेट अस टेक ए क्वेश्चन। एक सवाल लेते हैं। सवाल है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन को सबसे पहले आपको अच्छे से ड्रॉ करना है। जो क्वेश्चन को अगर अच्छे से ड्रॉ कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। साथ में रिवीजन की ज़रूरत है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 10 cm इज़ प्लेस्ड बिटवीन C एंड F। एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 10 cm इज़ प्लेस्ड बिटवीन C एंड F। 10 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट है, उसको C और F के बीच रखा गया है। एक कॉनकेव मिरर के C और F के बीच रखा गया है, ऑफ ए कॉनकेव मिरर जिसका फोकल लेंथ है ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम C। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम C, 20 सेंटीमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम C से स्टार्ट करके 20 सेंटीमीटर पर। फाइंड लीनियर मैग्नीफिकेशन। क्वेश्चन उसने पूछा कि बताइए लीनियर मैग्नीफिकेशन का मान कितना है। फाइंड लीनियर मैग्नीफिकेशन, ठीक है। देखिए हमको लीनियर मैग्नीफिकेशन सुन के और ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन सुन के घबराना नहीं है। ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन जो है वो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, जबकि लीनियर मैग्नीफिकेशन जो है वो लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है। आइए हम लोग इस डायग्राम को पहले यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। डायग्राम क्या है? डायग्राम कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 10 cm इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड F ऑफ ए कॉनकेव मिरर। पहले तो एक कॉनकेव मिरर बोला, तो यहाँ पे मैंने एक कॉनकेव मिरर बना लिया। इस कॉनकेव मिरर का मैंने प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे दिखा दिया। दिस पॉइंट इज कॉल्ड पोल, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फोकस हो गया। इतना तो काम कर लिए। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 10 cm इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड F ऑफ ए कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है? C और F के बीच रखा गया है, जिसका फोकल लेंथ 20 है। तो फोकल लेंथ 20 है मतलब पोल से फोकस तक का डिस्टेंस 20 cm है। ऑब्जेक्ट कितने लेंथ का है? तो 10 cm का है। उसको C और F के बीच रखा गया है स्टार्टिंग फ्रॉम C, और ऑब्जेक्ट को C से स्टार्ट करके रखा गया है। जैसे मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, इस पेन को रख रहे हैं, इस मार्कर को अगर रख रहे हैं
तो सी से स्टार्ट करके रख रहे हैं, मतलब इसका एक किनारा सी पे रहेगा, दूसरा जहाँ जाए, एक किनारा उसका सी पे रहेगा, दूसरा किनारा जहाँ तक पहुँचे। तो इस ऑब्जेक्ट के एक किनारे को मैंने सी पर रख दिया और ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना है 10 cm। और सोचिए पोल से फोकस तक 20 है, तो फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक भी 20 होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 है। लेकिन मेरा ऑब्जेक्ट 10 cm का है, तो अगर यहाँ से ऑब्जेक्ट स्टार्ट होगा तो फोकस के पहले ही आधे पे बीच में ये ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, राइट दिस ऑब्जेक्ट टू बी ए बी, और ये ऑब्जेक्ट मेरा 10 cm का हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। सबसे पहले तो एक कॉनकेव मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर का यहाँ पे पोल हो गया, पोल से 20 cm पर फोकस हो गया, फोकस से 20 सेंटीमीटर पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। एक ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है, उसका एक किनारा सी पे है और दूसरा किनारा कहाँ पड़ेगा, सी और एफ के बीच 10 cm पर। ठीक है, 40 मिनट पूरा होगा, दोबारा लिंक जाएगा, दोबारा जुड़िएगा। सी और एफ के बीच यहाँ पे 10 cm पर ये जाके फिनिश हो गया। अब पूछ रहा फाइंड लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट तो मुझे पता है कि लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट मेरा कितना है 10 cm। अब निकालेंगे कि लेंथ ऑफ इमेज क्या होगा। तो लेंथ ऑफ इमेज निकालने का तरीका होगा कि ऑब्जेक्ट के फर्स्ट किनारे का भी इमेज बनाइएगा और ऑब्जेक्ट के सेकंड किनारे का भी इमेज बनाइएगा, मतलब ऑब्जेक्ट के दोनों एंड का आपको इमेज बनाना है। लेंथ ऑफ इमेज निकालने के लिए इसका भी इमेज फाइंड करेंगे कहाँ बनेगा और इसका भी इमेज फाइंड करेंगे कहाँ बनेगा। तो देखिए मुझे इमेज बनाना है किसका, ए बी का इमेज बनाना है। तो ए बी का इमेज बनाने के लिए ए का इमेज कहाँ बनेगा, तो ए चूँकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इसका इमेज यहीं पे बन जाएगा। उल्टा का मतलब हुआ कि ऊपर है तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे यहाँ पे इमेज बन गया। यहाँ पे लिख दीजिए ए डैश। ए डैश मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ए का इमेज यहाँ पे नीचे ए डैश बन गया। अब फाइंड करेंगे कि बी का इमेज कहाँ बनेगा। तो बी का इमेज फाइंड कीजिए। तो फॉर बी, अगर पॉइंट बी को ले रहे हैं तो बी एक पॉइंट है जो इस मिरर से कितने डिस्टेंस पर है, तो यहाँ से यहाँ तक 20 है और एफ से सी तक भी 20 है। ठीक है, और 20 में से इधर 10 निकल गया तो यहाँ से यहाँ तक 10 है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 20 और यहाँ से यहाँ तक 10, तो 20 और प्लस 10 कितना हो गया, 30 हो गया। तो बी जो है वो कितने डिस्टेंस पर हो गया, 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हो गया। तो यू का मान कितना हुआ, बी का डिस्टेंस पोल से मेज़र किया गया तो 20 प्लस 10 30। 10 कैसे हुआ ये आपको समझ में आना चाहिए। चूँकि फोकल लेंथ 20 है तो पोल से फोकस तक 20, अब फोकस से फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक 20 होगा। चूँकि फोकस जो होता है ठीक बीच में होता है, तो यहाँ का 20 और ये टोटल 20 है, 20 में से इधर 10 निकल गया तो ये 10 हो गया, तो 20 प्लस 10 हो गया 30। तो बी का डिस्टेंस जो हो गया पोल से हो गया 30 सेंटीमीटर। मिरर के आगे है तो यू का मान हो गया -30 सेंटीमीटर। उसके बाद इस मिरर का फोकल लेंथ कितना है 20 cm, तो फोकल लेंथ हो गया 20, इसका फोकल लेंथ है 20। चूँकि कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ माइनस में होगा -20। यहाँ से इमेज बताइए कहाँ बनेगा, तो v इज़ इक्वल टू यू एफ डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ। यू के जगह पर -30, एफ के जगह पे -20 डिवाइडेड बाई यू के जगह पर -30 माइनस एफ -20, तो +20 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, 30 इंटू 20 बाई 20 में से 30 गया -10 कट गया, दिस इज़ -60 सेंटीमीटर। यानी बी का इमेज कहाँ बनेगा, तो बी का इमेज पोल से 60 सेंटीमीटर, नेगेटिव साइन बता रहा है कि मिरर के आगे बनेगा। तो मिरर के आगे 60 पे इमेज बनेगा, तो यहाँ से यहाँ 20, फिर यहाँ से यहाँ 20, तो यहाँ से यहाँ 40, आप 40 में और 20 जोड़िएगा तो 60, तो यहाँ पे कुछ बी का इमेज बनेगा बी डैश। और उल्टा इमेज बन रहा है, चूँकि सी और एफ के बीच ऑब्जेक्ट है तो इमेज सी और इन्फिनिटी के बीच उल्टा बनेगा, तो इमेज यहाँ पे कुछ ऐसे बनेगा, ये इमेज बनेगा। अब ये इमेज बनेगा तो इमेज का लेंथ कितना होगा, नाउ कैलकुलेट द लेंथ ऑफ इमेज, इसको कैलकुलेट करिए। तो हाउ कैन यू कैलकुलेट लेंथ ऑफ इमेज। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ 20 है, अब फिर सी और एफ से भी 20 होगा और यहाँ से ये 60 पे बना है, तो 60 पे बना है तो यहाँ से यहाँ 20, यहाँ से यहाँ 20, तो ये भी हो गया 20 हो गया। यहाँ से यहाँ 20 हुआ, यहाँ से यहाँ 20 हो गया, 40 हो गया, तो 40 प्लस 20 60 हो गया। यहाँ से 60 पे इमेज बनेगा। अब बताइए इमेज का लेंथ कितना हुआ, तो इमेज का लेंथ है 20, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 20। ऐसे भी निकाल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 60 और यहाँ से यहाँ तक 40, तो 60 में से अगर 40 को माइनस करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ इमेज हो गया 20, इसलिए
लीनियर मैग्नीफिकेशन कितना हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, तो लेंथ ऑफ इमेज 20 cm, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट 10 cm, कैंसिल हो गया, 20/2 2 हो गया। लीनियर मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू 2। व्हाट इज लीनियर मैग्नीफिकेशन, व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन, इट इज़ द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इमेज एंड लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। जल्दी से रिकैप करिए, देखिए यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, यानी पोल से फोकस का डिस्टेंस 20, और फिर वहाँ से 20 पे जाएंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। एक ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ है 10 cm, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच रखा गया है, एक किनारा उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो यहाँ से स्टार्ट करके 10 यहाँ तक जाएगा, तो ऑब्जेक्ट का लेंथ हो गया 10 cm। पूछ रहा है कि लीनियर मैग्नीफिकेशन बताइए, तो लीनियर मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हुआ 10 cm। नाउ लेट अस फाइंड कि लेंथ ऑफ इमेज क्या होगा, तो लेंथ ऑफ इमेज के लिए मुझे ए का भी इमेज बनाना पड़ेगा और बी का भी इमेज बनाना पड़ेगा। तो ए का जो इमेज होगा सी पे है तो सी पर ही बन जाएगा, और बी का इमेज कहाँ बनेगा, तो बी जो है वो मिरर से कितने डिस्टेंस पर है, तो 20 प्लस 10, यहाँ से यहाँ तक 20 10 30 पर है, फोकल लेंथ -20 60 पे इमेज बनेगा, तो यहाँ से 60 पे इमेज बन जाएगा। सी और एफ के बीच ऑब्जेक्ट है तो उल्टा इमेज बन जाएगा। यहाँ से इसका लेंथ निकाल लीजिए, कैसे निकलेगा, तो यहाँ से यहाँ 20, यहाँ से यहाँ 40, यहाँ से यहाँ 60, 60 - 40 20 हो गया। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन बराबर लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट 20/10, दिस इज इक्वल टू 2। बोलिए क्या आप क्वेश्चन बना सकते हैं, एक क्वेश्चन देंगे बनाइए और चेक करिए, समझ में आया, बना सकते हैं, समझ में आया, चलिए समझ में आ गया, क्वेश्चन बनाइए, स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, उसके बाद एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाएंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो होमवर्क में देंगे। मल्टीपल रिफ्लेक्शन का भी जो क्वेश्चन है होमवर्क में है, उसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके अगले क्लास में उसको डिस्कस कराना है। ये ध्यान रखना है कि हर क्लास के स्टार्टिंग में जो होमवर्क क्वेश्चन है उसका डिस्कशन करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, अगला सवाल सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन क्या है, तो ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन क्या है, तो इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इमेज एंड लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। राइट अ क्वेश्चन एंड सॉल्व इट। क्वेश्चन कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 20 cm, an object of length 20 centimeter is placed 20 centimeter is placed in front of a convex mirror। इस बार कॉन्वेक्स मिरर है, इसके पहले जो मिरर था वो कॉनकेव मिरर था, इस बार जो मिरर है वो कॉन्वेक्स मिरर है। इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर starting from pole, focal length 20 cm, starting from pole, find linear magnification, find linear magnification। चलिए सॉल्व करके आंसर बताइए, find linear magnification, सॉल्व इट, सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके आंसर बताइए क्या आंसर आ रहा है। फाइंड लीनियर मैग्नीफिकेशन, सॉल्व इट एंड फाइंड द आंसर। मिरर इस बार कॉन्वेक्स है और इसके सामने 20 cm लेंथ का एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। लीनियर मैग्नीफिकेशन का मान बताना है कितना होगा।
फाइंड लीनियर मैग्निफिकेशन। चलिए सॉल्व किया जाए, सॉल्व करते हैं, आंसर मिलाइए। चलिए कुछ लोग आंसर बता रहे हैं। गुड्डू बता रहे हैं -1 cm। एक चीज़ बताइए, लीनियर मैग्निफिकेशन जो है वो cm में नहीं हो सकता, मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होगा। शायद मुझे लगता है आप इमेज का लेंथ बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैग्निफिकेशन का तो कोई यूनिट नहीं होगा। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट से हाइट कट गया। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, cm से cm कट गया, तो कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है। गुड्डू बता रहे हैं -1, ठीक है। और किसी को बताना है आंसर, और किसी को आंसर बताना है? चेक कीजिए, आंसर चेक कीजिए। और स्पीड बढ़ाना है, ठीक है, स्पीड बढ़ाना है, क्वेश्चन सॉल्व करने का स्पीड बढ़ाना है। क्वेश्चन कर रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 20 cm इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले तो एक कॉन्वेक्स मिरर बनाइए, जैसे हम लोग स्कूल में कॉन्वेक्स मिरर बनाते थे वैसे ही बना देते हैं। तो मान लीजिए कि मेरा यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर हो गया, उठा हुआ मिरर, अंदर से ऐसे पेंट कर देंगे, मिरर उठ गया, दिस इज़ ए कॉन्वेक्स मिरर। और इस कॉन्वेक्स मिरर का ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पोल। अब सवाल पे आइए, मिरर के आगे, मिरर के पीछे, एन ऑब्जेक्ट इज ऑफ लेंथ 20 cm इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। इस कॉन्वेक्स मिरर के इन फ्रंट ऑफ, आगे, मतलब ऑब्जेक्ट को इधर रखा गया है। कितने सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है? तो 20 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, जिसका फोकल लेंथ है 20। इस मिरर का फोकल लेंथ है 20, ऑब्जेक्ट को 20 cm आगे रखा गया है। स्टार्टिंग फ्रॉम पोल, कहाँ से स्टार्ट करके? पोल से स्टार्ट करके। तो पोल से स्टार्ट करके ऑब्जेक्ट 20 cm का है, इस प्रकार से रखा गया है, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट। और ये जो ऑब्जेक्ट है उसका लेंथ है 20 सेंटीमीटर, मिरर के आगे रखा हुआ है, पोल से स्टार्ट करके रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रख दीजिएगा। क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड कीजिए लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे कितना है? दिस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे मुझे गिवन है कि 20 सेंटीमीटर। और मुझे क्या फाइंड करना होगा? मुझे फाइंड करना होगा कि लेंथ ऑफ इमेज कितना है। मुझे फाइंड करना है कि लेंथ ऑफ इमेज कितना है। तो लेंथ ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे बोलिए? तो लेंथ ऑफ इमेज निकालने के लिए इस पॉइंट को अगर हम ए मान लें और इस पॉइंट को बी मान लें, तो इस ऑब्जेक्ट का ए पॉइंट पोल पर है, तो ए पॉइंट पोल पर है तो इसका इमेज पोल पर ही बनेगा। ए जो है वो पोल पे है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? पोल पे। पोल का इमेज पोल पे बनता है, तो ए का इमेज तो ए पर ही बन गया, ए का इमेज तो ए पर बन गया। अब बी का इमेज कहाँ बनेगा? तो बी के लिए अगर कैलकुलेशन करिए तो बी जो है वो पोल से 20 cm आगे है, मिरर के आगे नेगेटिव होता है, तो u का मान -20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना होगा? ये चूँकि कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव होगा, ठीक है। फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, गोला इधर बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, फोकस इधर होगा, आईना के पीछे नेगेटिव होता है, तो फोकल आईना के पीछे पॉजिटिव होता है, तो फोकल लेंथ +20 हो गया। यहाँ से v का मान निकालिए तो UF डिवाइडेड बाई U माइनस एफ, U का मान -20, F का मान 20 डिवाइडेड बाई U -20 माइनस F 20, ये हो गया -20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई -40। माइनस से माइनस कैंसिल, 20 से 40 कैंसिल, 2 टाइम्स, 20 से 40 2 टाइम्स, और 2 से 20 10, +10 आया। v का मान कितना निकला? +10। +10 का मतलब हुआ कि इमेज जो होगा वो मिरर के पीछे बनेगा। +10 का मतलब हुआ कि इमेज मिरर के पीछे बनेगा 10 cm पीछे, तो 10 cm पीछे बनेगा। और मिरर के पीछे जो इमेज होता है वो वर्चुअल होता है, और वर्चुअल इमेज सीधा होता है। सीधा होने का मतलब कि ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज ऊपर ही बनेगा, 10 cm का बनेगा, ठीक है। तो पोल का तो पोल पर बन जाएगा, और यहाँ से 10 cm आगे तक इमेज बनेगा, तो ये इमेज यहाँ से 10 cm आगे तक फॉर्म करेगा, 10 cm आगे तक इमेज फॉर्म करेगा।
तो मैग्नीफिकेशन कितना हो गया, मैग्नीफिकेशन हो गया लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज का लेंथ हो गया यहाँ से यहाँ 10, 10 पे बन रहा है इमेज, पोल से 10 पे बन रहा है, तो लेंथ ऑफ इमेज 10 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट 20, 10 by 20 1/2, 1/2 इज द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज 1/2। बोलिए समझ आया कि नहीं आया? 1/2 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया नहीं आया? मिरर के आगे ऑब्जेक्ट को रखा गया था पोल से 20 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी होमवर्क में क्वेश्चन रहेगा, आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 6 है ना, 6 नंबर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, होमवर्क के लिए उसको रखना है। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए एक नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अगला जो पॉइंट हम सीखने जा रहे हैं वो हम पहले से जानते हैं, बट उसी चीज़ को अब हम दूसरे रूप में कह रहे हैं। सेम चीज़ को हम दूसरे रूप में कह रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम जानते हैं कि कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट के कहाँ रहने पर इमेज कहाँ बनता है, ठीक है। इसके लिए मैंने याद भी किया है कि कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, इमेज फोकस पे बनता है। इन्फिनिटी और सी के बीच हो, इन्फिनिटी और सी के बीच हो तो सी और एफ के बीच बनता है। सी पर हो तो सी पर बनता है। सी और एफ के बीच हो तो सी और इन्फिनिटी के बीच बनता है। फोकस और पोल के बीच हो तो मिरर के बिहाइंड बनता है। और कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट का इन्फिनिटी और पोल के बीच कहीं भी हो, इमेज फोकस और पोल के बीच बनता है, ठीक है। अब थोड़ा सीखिए एक पॉइंट को। ये कॉनकेव मिरर है, सपोज करिए दिस इज ए कॉनकेव मिरर, दिस ए कॉनकेव मिरर, ठीक है। कल के क्लास में हमारा ये स्फेरिकल मिरर समाप्त हो जाएगा। ये कॉनकेव मिरर है और इस कॉनकेव मिरर में यहाँ पे ऐसे बढ़ा लीजिए, इस पॉइंट को पोल लिख दीजिए, इस पॉइंट को फोकस लिख दीजिए और इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख दीजिए। आईना के आगे वाले साइड को बोलते हैं रियल साइड और आईना के पीछे वाले साइड को बोलते हैं वर्चुअल साइड। अब थोड़ा काम की बात सीखिए। हम क्या करने जा रहे हैं, जहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहाँ से हम एक वर्टिकल प्लेन खड़ा कर रहे हैं। एक वर्टिकल प्लेन यहाँ पे खड़ा कर रहे हैं। जहाँ पे फोकस है वहाँ से भी हम एक वर्टिकल प्लेन खड़ा कर रहे हैं और जहाँ पे पोल है वहाँ से भी हम एक वर्टिकल प्लेन खड़ा कर रहे हैं। ये जो मिरर के अंदर 3 इडियट्स जो हैं, इन तीनों इडियट को हम लोग प्लेन के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सी पर एक वर्टिकल प्लेन खड़ा किया गया, एफ पर एक वर्टिकल प्लेन खड़ा किया गया, पोल पर एक वर्टिकल प्लेन खड़ा किया गया। जब ये 3 वर्टिकल प्लेन खड़ा किया गया तो मिरर के आगे जो जगह है और मिरर के जो पीछे जगह है वो जगह 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा में डिवाइड हो गया। आईना के आगे और आईना के पीछे जितनी भी जगह है वो सारी जगह 4 रीजियन में डिवाइड हो चुकी है। रीजियन 1, रीजियन 2, रीजियन 3 और रीजियन 4। जब हम रीजियन 1 बोल रहे हैं तो इसका मतलब इन्फिनिटी और सी के बीच का रीजियन। रीजियन 2 बोल रहे हैं तो सी और एफ के बीच का रीजियन। रीजियन 3 बोल रहे हैं तो एफ और पी के बीच का रीजियन। और रीजियन 4 बोल रहे हैं तो पोल के पीछे का रीजियन। यानी मैंने मिरर के आगे और मिरर के पीछे जो जगह है उसको मैंने 4 डिफरेंट रीजियंस में डिवाइड कर दिया, ठीक है। 3 पॉइंट थे, तीनों से वर्टिकल प्लेन मैंने ड्रॉ किया, तो मिरर के आगे और मिरर के पीछे जितनी भी जगह थी वो सारी जगह जो है वो 4 रीजियन में डिवाइड हो चुकी है। अब देखिए याद क्या करना है, आपको याद रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट रीजियन 1 में है, अब इसको ऐसे याद कीजिए, ऑब्जेक्ट इन रीजियन 1 तो इमेज इन रीजियन 2 एंड वाइस वर्सा। इमेज इन रीजियन 2 एंड वाइस वर्सा क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट अगर रीजियन 1 में है, ऑब्जेक्ट अगर रीजियन 1 में है तो इसका इमेज रीजियन 2 में बनेगा एंड वाइस वर्सा। यानी ऑब्जेक्ट अगर 2 में है तो इमेज 1 में बनेगा। 1 में ऑब्जेक्ट है तो 2 में इमेज बनेगा, 1 में ऑब्जेक्ट है तो 2 में इमेज बनेगा, और 2 में ऑब्जेक्ट है तो 1 में इमेज बनेगा। अब आइए, ऑब्जेक्ट अगर 3 में है तो 4 में इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट इन 3 इमेज इन 4, ऑब्जेक्ट इन 3 इमेज इन 4 एंड वाइस वर्सा। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब क्या हुआ, क्या समझे कि ऑब्जेक्ट अगर 3 में है, ऑब्जेक्ट अगर 3 में है इमेज 4 में बनेगा। ऑब्जेक्ट अगर 4 में है, ऑब्जेक्ट अगर 4 में है
तो 4 में जो ऑब्जेक्ट होगा वो रियल ऑब्जेक्ट तो नहीं कहा जाएगा। 4 में जो ऑब्जेक्ट होगा वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि आईना के पीछे वाले साइड को हम वर्चुअल साइड बोलते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट 4 में हो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, तो उसका इमेज 3 में बनेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो इस रीजियन में, तो उसका इस रीजियन में एक रियल इमेज बनेगा, क्योंकि आईना के आगे वाले साइड को रियल साइड बोलते हैं। तो अगर एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट 4 में है तो उसका एक रियल इमेज 3 में बनेगा। तो ऑब्जेक्ट 1 में होगा, इमेज 2 में बनेगा, ऑब्जेक्ट 2 में होगा, इमेज 1 में बनेगा, ऑब्जेक्ट 3 में होगा, इमेज 4 में बनेगा, ऑब्जेक्ट 4 में होगा, इमेज 3 में बनेगा। नेचर क्या होगा, 1 में होगा तो ऑब्जेक्ट रियल होगा, इमेज 2 में बनेगा तो इमेज भी रियल होगा, 2 में ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट रियल होगा, 1 में इमेज बनेगा तो इमेज भी रियल होगा, ऑब्जेक्ट 3 में होगा तो ऑब्जेक्ट रियल होगा, इमेज 4 में बनेगा तो इमेज वर्चुअल होगा, ऑब्जेक्ट 4 में होगा तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा, इमेज 3 में बनेगा तो इमेज रियल होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है। स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद सेम चीज़ हम सीख रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर पे, स्क्रीनशॉट लीजिए। ऑब्जेक्ट रीजियन 1 में है, इमेज रीजियन 2 में बनेगा, ऑब्जेक्ट रीजियन 2 में है, इमेज रीजियन 1 में बनेगा, ऑब्जेक्ट रीजियन 3 में है, इमेज रीजियन 4 में बनेगा, ऑब्जेक्ट रीजियन 4 में है, इमेज रीजियन 3 में बनेगा। मिटा देते हैं। अब कॉन्वेक्स मिरर में आइए। लेट अस टॉक अबाउट कॉन्वेक्स मिरर। और यहाँ भी हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का वही डायग्राम बना रहे हैं जो हमने 10th क्लास में कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम बनाया है। कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनाते थे, तो मिरर को ऐसे बना देते थे, ऐसे उठा हुआ, इस तरफ से पेंट कर देते थे। दिस इज़ ए कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर ये हो गया। ठीक है, दिस ए कॉन्वेक्स मिरर। सारे पॉइंट्स को दिखाइए। दिस पॉइंट इज पोल, गोला इधर बनेगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लीजिए यहाँ पे है, फोकस मान लीजिए कि फोकस जो है वो यहाँ पे है, यहाँ पे फोकस है। ये 3 पॉइंट हो गया, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। यहाँ भी वही काम कीजिए। ये जो 3 पॉइंट है, तो तीनों पॉइंट पर वर्टिकल प्लेन खड़ा कीजिए। पोल पर एक वर्टिकल प्लेन खड़ा कीजिए, फोकस पर एक वर्टिकल प्लेन खड़ा कीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर एक वर्टिकल प्लेन खड़ा कीजिए। और वर्टिकल प्लेन खड़ा करके अब देखिए कि मिरर के आगे जो जगह है, मिरर के आगे जो रियल साइड है, रियल साइड में एक ही रीजन है, रियल साइड में एक ही रीजन है। मिरर के आगे रियल साइड में एक रीजन है, लेकिन वर्चुअल साइड में 1 2 3 रीजन है। वर्चुअल साइड में 3 रीजन है, यानी कुल रीजन कितने हो गए, तो 1 2 3 4, यहाँ भी 4 रीजन हो गया। फर्स्ट रीजन हुआ इन्फिनिटी और पोल के बीच, सेकंड रीजन हुआ पोल और फोकस के बीच, थर्ड रीजन हो गया फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, फोर्थ रीजन हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच। और यहाँ भी रूल वही है, ऑब्जेक्ट इन 1 इमेज इन 2 एंड वाइस वर्सा। ऑब्जेक्ट इन 1 इमेज इन 2 एंड वाइस वर्सा। ऑब्जेक्ट अगर 1 में है तो इमेज 2 में बनेगा। अब वाइस वर्सा का मतलब क्या हुआ, यानी कहने का मतलब कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट को 1 में रखा है तो इसका इमेज 2 में बनेगा, और अगर ऑब्जेक्ट 2 में है तो इमेज 1 में बनेगा। 1 में ऑब्जेक्ट है तो इमेज 2 में बनेगा, 2 में ऑब्जेक्ट है तो इमेज 1 में बनेगा। कहने का मतलब 1 में ऑब्जेक्ट है तो ये तो रियल ऑब्जेक्ट है, मिरर के सामने है, रियल ऑब्जेक्ट है। तो 1 में अगर एक रियल ऑब्जेक्ट है तो 2 में उसका एक वर्चुअल इमेज बनेगा, क्योंकि मिरर के पीछे वाले साइड को वर्चुअल साइड बोलते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर 1 में है तो ऑब्जेक्ट मेरा रियल है, इमेज 2 में बनेगा तो इमेज मेरा वर्चुअल है, इमेज मेरा वर्चुअल है। अब बोलिए ऑब्जेक्ट 2 में है, ऑब्जेक्ट 2 में है तो 2 में ऑब्जेक्ट है तो कौन सा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। 2 में अगर एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, 2 में अगर एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, 2 में अगर एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब कि वहाँ पे सच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। मिरर पर जो रे इंसिडेंट हो रही है वो आगे बढ़ाने पर 2 में कट रही है, तो 2 पर अगर एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज 1 में रियल बनेगा। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर 3 में है तो इमेज 4 में बनेगा। ऑब्जेक्ट इन 3 इमेज इन 4 एंड वाइस वर्सा, इमेज इन 4 एंड वाइस वर्सा, सेम चीज़। अब देखिए क्या मैं बोल रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट अगर 3 में है, ऑब्जेक्ट अगर 3 में है तो कौन सा ऑब्जेक्ट है, रियल नहीं है, वर्चुअल है। ऑब्जेक्ट अगर 3 में है तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल है। इमेज कहाँ बनेगा, तो ऑब्जेक्ट 3 में है तो इमेज 4 में बनेगा। 4 में इमेज भी कैसा होगा, तो इमेज भी वर्चुअल साइड में बन रहा है, ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल साइड में है तो ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल होगा, इमेज भी वर्चुअल होगा। तो ऑब्जेक्ट 3 में है, इमेज 4 में बनेगा, ऑब्जेक्ट वर्चुअल, इमेज वर्चुअल, ऑब्जेक्ट वर्चुअल, इमेज वर्चुअल।
ऑब्जेक्ट अगर 4 में है, ऑब्जेक्ट अगर 4 में है, ऑब्जेक्ट अगर 4 में है, इमेज 3 में बनेगा। ऑब्जेक्ट वर्चुअल, इमेज वर्चुअल, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्ट रियल, इमेज वर्चुअल। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं, ऑब्जेक्ट वर्चुअल, इमेज रियल। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं, ऑब्जेक्ट वर्चुअल, इमेज वर्चुअल। यहाँ ऑब्जेक्ट रखते हैं, ऑब्जेक्ट वर्चुअल, इमेज वर्चुअल, ठीक है। अगर आप समझ गए तो एक कॉन्सेप्ट चेक करते हैं क्वेश्चन से, क्या आपको समझ में आया? ऑब्जेक्ट 1 में रहेगा तो इमेज 2 में बनेगा, ऑब्जेक्ट 2 में रहेगा इमेज 1 में बनेगा, ऑब्जेक्ट 3 में रहेगा इमेज 4 में बनेगा, ऑब्जेक्ट 4 में रहेगा इमेज 3 में बनेगा। चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। यदि आप समझ चुके हैं तो एक क्वेश्चन हम कॉन्वेक्स मिरर पे आपसे पूछेंगे और आपको रियल, वर्चुअल, उल्टा सीधा सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, समझ में आ चुका है? तनुषा ही बोल रही है समझ में आ गया है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए और एक क्वेश्चन से आप अपने कॉन्सेप्ट को चेक कीजिए कि आपको जो मैंने सिखाया सच में आप समझे कि नहीं समझे। स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मिटा देते हैं। नाउ इट इज टाइम फॉर क्वेश्चन। चेक योर कॉन्सेप्ट। आप अपने कॉन्सेप्ट को एग्जामिन कीजिए कि आपको जो सिखाया गया आपने उसी रूप में समझा कि नहीं समझा। देखिए क्वेश्चन है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। इस कॉन्वेक्स मिरर में यह पॉइंट है पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। एक रे मिरर पे ऐसे आई, ऐसे लौट गई, ठीक है, या इसको ऐसे छोड़ते हैं। एक रे जो है वो मिरर पे आ रही है ऐसे, द रे इज लाइक दिस। डॉटेड डॉटेड करते हैं तो वो डॉटेड डॉटेड ऐसे बढ़ती है, और एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाते हैं। हम जानते हैं कि टकरा के फोकस से गुजरेगी तो ऐसे तो नहीं जाएगी, ऐसे डॉटेड डॉटेड ऐसे गुजर गई, ठीक है। एक रे मेरी ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाए, टकरा के फोकस से गुजरेगी, मतलब एक पैरेलल लाए, एक पैरेलल लाए। इस रे को आगे बढ़ाते हैं, इस रे को आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे ऐसे कट रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन मेरा क्या है। क्वेश्चन मेरा ये है कि एक कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर एक रे ऐसे इंसिडेंट होती है और कॉन्वेक्स मिरर पर एक रे ऐसे इंसिडेंट होती है। ये आने वाली रे है और ये आने वाली रे है, और आने वाली रे के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ऑब्जेक्ट कहते हैं। आने वाली रे के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो आने वाली रे ऐसे आगे बढ़ गई, डॉटेड डॉटेड, आने वाली रे आगे आगे बढ़ गई, डॉटेड डॉटेड, यहाँ पे कटी, यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज। इमेज का लोकेशन बताइए, फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज बताइए, इमेज कहाँ बनेगा। और साथ में ये बताना है कि इमेज रियल होगा कि इमेज सीधा होगा कि उल्टा होगा, इमेज इरेक्टेड होगा कि इन्वर्टेड होगा। ये दो क्वेश्चन का आंसर देना है। पहले तो आंसर देना है लोकेशन ऑफ इमेज, यानी कि इमेज कहाँ बनेगा, इमेज कहाँ बनेगा। अच्छा, आंसर आना शुरू हो गया, इमेज कहाँ बनेगा, आंसर आना शुरू हो गया। आंसर बताइए, इमेज कहाँ बनेगा। पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि इमेज कहाँ बनेगा, फिर ये बताइए इमेज सी और एफ के बीच बनेगा, वर्चुअल होगा, सीधा होगा कि उल्टा होगा, ये बताना। आमिर यूसुफ जही, सी और एफ के बीच सीधा कि उल्टा, क्या बता रहे हैं, सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, इस बारे में क्या सोचते हैं। इमेज इरेक्टेड होगा कि वर्चुअल होगा, इरेक्टेड होगा कि इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड होगा, आकांक्षा बता रही इन्वर्टेड होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आंसर मिलाइए, आंसर मिलाइए। यहाँ से आपको कॉन्वेक्स मिरर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और मिरर में आपको कोई अब परेशान नहीं कर सकता है, क्योंकि अब आप इतनी बात समझ गए हैं कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में कि अब आप परेशान नहीं होने वाले हैं। देखिए यहाँ पे मेरे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ पर एक रे इंसिडेंट हो रही है ऐसे, और एक रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है।
और हम जानते हैं कि इंसिडेंट रेज का जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो ये इंसिडेंट रे है, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया डॉट 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 डॉट, ये इस इंसिडेंट रे को मैंने आगे बढ़ा दिया डॉट डॉट, दोनों जहाँ कटी वहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट रियल है कि वर्चुअल है? तो मिरर के वर्चुअल साइड में है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। जाहिर सी बात है मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो वर्चुअल है। एक तो हम बोल सकते हैं वर्चुअल साइड में है इसलिए वर्चुअल है, कोई बोलेगा कि डॉटेड डॉटेड बढ़ाने पे कटा है इसलिए वर्चुअल है, कोई बोलेगा डॉट के मिलने से बना है तो वर्चुअल है, कोई बोलेगा वर्चुअल साइड में है इसलिए वर्चुअल है। जो भी हो, यहाँ पे एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। यहाँ सच में कोई चीज़ आके नहीं है, रे तो ऐसे आ रही है, यहाँ पे एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अब देखिए कि यह किस रीजन में है, ये किस रीजन में है। तो इसका रीजन है, ये रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4। ऑब्जेक्ट किस में है? रीजन 4 में है। ऑब्जेक्ट रीजन 4 में है तो इमेज कहाँ बनेगा? रीजन 3 में। 4 का इमेज कहाँ बनता है? 3 में। 4 का इमेज कहाँ बनता है? 3 में। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सी के बीच है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सी के बीच है तो इमेज कहाँ बनेगा? तो इन्फिनिटी और सी के बीच। ये केस आपको स्कूल की किताबों में नहीं है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में इन्फिनिटी और सी के बीच है तो इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी और सी के बीच है तो इन्फिनिटी का फोकस पे बनता है, सी का सी पर, सी और एफ के बीच बनेगा तो सी और एफ के बीच बनेगा, इन्फिनिटी और सी के बीच है, सी और एफ के बीच बनेगा। या बोलिए रीजन 1 में है तो 2 में बनेगा, 2 में है तो 1 में बनेगा, 3 में है तो 4 में बनेगा, 4 में है तो 3 में बनेगा, तो इमेज 3 में बनेगा, इमेज 3 में बनेगा। वह इमेज कैसा होगा? वह इमेज रियल होगा कि वर्चुअल होगा? तो चूंकि वो 3 में बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा तो वर्चुअल होगा, मिरर के पीछे बनेगा तो वर्चुअल होगा, तो इमेज मेरा वर्चुअल होगा। हम जान गए कि इमेज मेरा कैसा होगा? ऑब्जेक्ट वर्चुअल है और इमेज भी वर्चुअल होगा। अब देखिए कैसे हमने गलत याद किया। हमने स्कूल में याद किया था कि वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है और रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है। अब बच्चा यहाँ गलत कर देगा कि इमेज वर्चुअल है तो सर सीधा होगा, वर्चुअल इमेज कैसा होता है? सीधा होता है। ऐसा हमारे टीचर हमें स्कूल में सिखाते हैं कि बाबू जब रियल देखना है तो इन्वर्टेड लिखना है, जब वर्चुअल देखना है तो इरेक्टेड लिखना है। बस हमने याद कर लिया कि मेरे टीचर ने मुझे सिखाया था कि रियल इमेज है तो इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल इमेज है तो इरेक्टेड होगा। मैंने देखा मेरा इमेज वर्चुअल होगा, चूँकि सी और एफ के बीच बनेगा, मिरर के पीछे वर्चुअल, तो सीधा मैंने टिक लगा दिया, मेरा आंसर गलत हो गया। चूँकि उल्टा या सीधा सिर्फ इमेज के बेसिस पे डिफाइन नहीं होता है, ये भी देखना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट रियल है कि वर्चुअल है। तो देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल है और इमेज भी वर्चुअल है, ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल है और इमेज भी वर्चुअल है। याद रखिए दोनों वर्चुअल हैं, ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल, इमेज भी वर्चुअल। और मैंने आपको एक क्लास में समझाया था कि जब दोनों रियल रियल हो, ऑब्जेक्ट रियल हो, इमेज भी रियल हो, ऑब्जेक्ट रियल हो, इमेज भी रियल हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? रियल रियल उल्टा होता है, रियल रियल उल्टा होता है, ठीक है? रियल और रियल उल्टा होता है, वर्चुअल वर्चुअल उल्टा होता है, रियल रियल उल्टा होता है, वर्चुअल वर्चुअल उल्टा होता है। लेकिन दोनों अगर बदल जाए, ऑब्जेक्ट रियल हो, इमेज वर्चुअल हो, ऑब्जेक्ट रियल हो, इमेज वर्चुअल हो, या ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो, इमेज रियल हो, तो ऐसी स्थिति में सीधा होता है। माने सीधा होने के लिए ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों को अपोजिट नेचर का होना चाहिए। जब दोनों का सेम नेचर होता है तो उल्टा इमेज बनता है। तो यहाँ पे इमेज भी वर्चुअल है क्योंकि सी और एफ के बीच बनेगा, ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल है तो इमेज जो बनेगा वो उल्टा बनेगा। और पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए उल्टा बनने का क्या मतलब है? जब हम बोलते हैं कि एक इंसान का इमेज उल्टा बन रहा है तो मुझे समझ में आता है कि पैर नीचे है, सिर ऊपर है, तो इमेज का सिर नीचे होगा, पैर ऊपर होगा। लेकिन जब हम किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए बोलते हैं कि उल्टा इमेज बनेगा, इसका मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा, ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा। तो यहाँ मेरा वर्चुअल ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो जो इमेज बनेगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा, तो बोलेंगे इमेज उल्टा हुआ तो यह इमेज वर्चुअल होगा और इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल होगा और इन्वर्टेड होगा। यानी कहने का मतलब ये सोचना कि वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है, ये गलत है। एक चीज़ तो ये गलत है। दूसरा, जो हम पहले बोलते थे कि कॉन्वेक्स मिरर में एक ही केस है या दो केस है, एक केस है कि इन्फिनिटी पे खड़े हो सकते हैं, दूसरा इन्फिनिटी और पोल के बीच खड़े हो सकते हैं, तो ये सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट के लिए, रियल ऑब्जेक्ट के लिए दो केस है। लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए भी केस है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए भी केस है। तो यहाँ पे केस इधर लेने पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए और बढ़ जाएगा, तो यहाँ भी केस बढ़ जाएगा, ठीक है। बट हम लोग स्कूल में कॉन्वेक्स मिरर पढ़ते थे
तो दो केस पढ़ते थे, एक इन्फिनिटी पर, दूसरा इन्फिनिटी और पोल के बीच। चूँकि हम जो ऑब्जेक्ट डिस्कस करते थे वो रियल ऑब्जेक्ट होता था। और कॉनकेव मिरर जब पढ़ते थे तो 6 केस डिस्कस करते थे, चूँकि आईना के आगे पोल होता था, आईना के आगे फोकस होता था, आईना के आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था। तो कहने का मतलब जो रियल साइड होता था उसमें तीनों पॉइंट होते थे, और जब रीजन डिवाइड करते थे तो 6 केस बन जाता था। तो वहाँ पे रियल साइड में 6 केस बन जाता था। अब वर्चुअल में 1 केस बनता था। 1 केस वहाँ रियल में 6 बनेगा, वर्चुअल में 1 केस बनेगा। यहाँ वर्चुअल में 1 बन जाएगा और रियल में 6 बन जाएगा। इस साइड आइएगा तो रियल में 6 केस बन जाएगा, इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी और सी के बीच, सी पर, सी और एफ के बीच, एफ पर, एफ और पी के बीच। ठीक है। और अगर इस साइड हम बात करें तो जो हम कॉनकेव मिरर में याद किए हैं वो चीज़ हम यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, बट इतना ही ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल होगा और इमेज भी वर्चुअल होगा। ठीक है। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।